हाय। इस वीडियो सीरीज़ में हम समझेंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है और हम अपनी लाइफ में अपने काम में ऑटोमेशंस कैसे बना सकते हैं, उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इन ऑटोमेशंस को बनाने के लिए हम एक नो कोड टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है Na10। ओके, तो Na10 पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले ऑटोमेशन समझ लेते हैं कि होता क्या है। एक ऑटोमेशन होता है प्री डिटर्मिन्ड और प्री डिफाइंड सेट ऑफ टास्क जो हम सेटअप कर सकते हैं जिससे कि कोई काम अपने आप किया जा सके। ये क्या होता है, एक बार फिर से समझते हैं कि प्री डिटर्मिन्ड और प्री डिफाइंड, तो पहले से डिफाइन किए हुए कुछ सेट ऑफ टास्क जिसके थ्रू कोई भी एक काम हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम भी कोई काम करते हैं तो हम उस काम को अलग हिस्सों में तोड़ते हैं ना। तो ऐसे ही एक ऑटोमेशन भी यही होता है कि जब आपको एक सर्टेन टास्क करना होता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हम एक वर्क फ्लो बना देते हैं और एक के बाद एक वो टास्क होते रहते हैं अपने आप। और ये सब हम नो कोड टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, कोडिंग से भी किया जा सकता है, बट हम नो कोड टूल्स यूज़ करके इसको करते हैं और Na10 वही करता है। Na10 प्राइमरीली एक ऑटोमेशन टूल है जहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन किया जाता है। जनरली ऑटोमेशन काम करता है व्हेन दिस देन दैट वाले प्रिंसिपल पे। तो व्हेन दिस हैपन्स देन दैट शुड हैपन और समथिंग एल्स शुड हैपन। तो ये एक प्रिंसिपल होता है। लेकिन हमें ऑटोमेशंस की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाऊं मैं ऑटोमेशन? मैं खुद भी तो काम कर ही सकता हूँ। अगर ऑटोमेशन बना दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा और मुझे कोई नौकरी से निकाल देगा, करेक्ट? बट ऐसा नहीं होता। हमें ऑटोमेशंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट बन सकें। तो एक फ़र्क देख लेते हैं कि जब कामों को किया जाता है मैनुअली वर्सेस जब कामों को किया जाता है ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के थ्रू, तो क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो जब भी मैं किसी काम को मैनुअली करता हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी डालनी पड़ती है। दूसरा, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ह्यूमन एरर। इंसानों से गलतियां होती हैं और जब कोई भी काम मैनुअली किया जाएगा तो गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि इंसान ही वो काम कर रहे हैं। तीसरा, इंसानों की एक लिमिट होती है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते, उन्हें ब्रेक चाहिए, छुट्टी चाहिए, रेस्ट का टाइम चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन है मैनुअल वर्क की। और चौथा, जब मैनुअली कोई काम होता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है। ठीक है, जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ उसका जो मेरे को रिटर्न आ रहा है मैनुअली करने से वो एक बहुत लिमिट पे हिट हो जाता है। वर्सेस अगर मैं यही सारी चीज़ें ऑटोमेशन से करूं तो मेरे को काम करने में टाइम कम लगता है, मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम एरर फ्री होते हैं। तो अगर मैंने एक बार ऑटोमेशन को सेट कर लिया, ढंग से टेस्ट कर लिया, तो वो सेम तरीके से चलता रहेगा नो मैटर वॉट। एक ऑटोमेशन 24/7 चल सकता है, उसे कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आपका सर्वर चल रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो ऑटोमेशन 24/7 चल सकता है, 365 डेज थ्रू आउट द ईयर ऑटोमेशंस काम कर सकते हैं। और लास्टली, बिकॉज यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उसका मुझे रिटर्न हायर यील्ड होगा रादर देन मैनुअल वर्क से कंपेयर करने पे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो मैं खुद अपने बिजनेस में यूज़ करता हूँ। वो है मेरी जो वेबसाइट है epic.in, उसमें एक फॉर्म है, वो सेल्स फॉर्म है, कॉन्टैक्टस फॉर्म है, जहाँ पे लोग आते हैं और मेरी सर्विसेज को देखने के बाद मुझसे बात करने के लिए वो फॉर्म भरते हैं कि अगर किसी को मेरे साथ काम करना है, मेरी टीम के साथ काम करना है, तो वो फॉर्म भरते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है फॉर्म भरना। तो जैसे ही वो फॉर्म भरते हैं मैं उस फॉर्म को लेता हूँ, अपने CRM में डालता हूँ। तो हम लोग HubSpot CRM यूज़ करते हैं, तो वहाँ से फॉर्म का डेटा आता है, HubSpot में चला जाता है। साथ ही साथ जैसे ही वो HubSpot में जाता है उसके बाद मैं Slack चैनल के अंदर भी अपने मैसेज को भेज देता हूँ कि एक नई लीड आई है। ये मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में दिखाया भी है कैसे किया है हमने। तो जैसे ही HubSpot CRM में डेटा गया, वहाँ से Slack चैनल के अंदर डेटा चला जाता है, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि एक नई लीड आई है। मुझे जाके बार बार चेक नहीं करना होता, मेरे Slack चैनल में अपने आप अपडेट हो जाता है। और लास्टली मैं एक गूगल शीट मेंटेन करता हूँ जिससे कि मेरी अपनी टीम के पास भी थोड़ी विजिबिलिटी रहे, तो वहाँ पर भी वो डेटा अपडेट हो जाता है। अब देखते हैं कि ऑटोमेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ऑटोमेशन के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है ट्रिगर और एक्शन। तो ट्रिगर होता है वो स्टेप जहाँ से ऑटोमेशन शुरू होता है। ट्रिगर वर्ड बिल्कुल लिटरल मीनिंग ही उसका ये है कि एक गन का ट्रिगर गन को तब फायर करता है जब ट्रिगर को पुल किया जाए। जब तक मैं ट्रिगर नहीं दबाऊंगा तब तक गन नहीं चलेगी। सेम वे एक ऑटोमेशन भी तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं ऑटोमेशन का ट्रिगर नहीं सेट करता और वो ट्रिगर नहीं हिट होता। ठीक है, तो एक ट्रिगर हमें चाहिए होता है कोई भी ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो हम एक ट्रिगर सेट करते हैं और एक एक्शन चाहिए होता है। एक्शन अभी समझते हैं। ट्रिगर कई टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है मैनुअल ट्रिगर,
कि अगर मैं कोई टेस्टिंग कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेशन मेरे सामने चले जब मैं मैनुअली उसको चलाऊँ, तो एक मैनुअल ट्रिगर होता है। N8N में हम देखेंगे वो क्या होता है। एक स्केड्यूल ट्रिगर होता है कि मैं स्केड्यूल सेट कर दूं कि ये हर रोज़ सुबह 9 बजे चल जाए, या हर हफ्ते चल जाए, हर संडे को चल जाए, हर महीने चल जाए। अप टू यू, आप कोई भी स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। तो वो होते हैं स्केड्यूल ट्रिगर। और फिर आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ट्रिगर्स कि किसी एप्लीकेशन में जब कुछ हो तब मैं इस ऑटोमेशन को चलाऊं। सो फॉर एग्जांपल, मेरी वेबसाइट पे जब फॉर्म भरा जाता है तब वो वर्कफ्लो चलना चालू होता है। तो ट्रिगर क्या हुआ? वो फॉर्म सबमिशन। सेम वे, अगर आप हर महीने कोई चीज़ करना चाहते हो, एक ईमेल जो हर महीने आपके यूज़र्स को जाता है, तो आप बस ऑटोमेशन सेट कर सकते हो कि 1 तारीख को अपने आप ईमेल चले जाएगा। तो दैट्स अ स्केड्यूल ट्रिगर। या फिर अगर आप खुद करेंगे अपने सामने तो वो होगा मैनुअल ट्रिगर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ट्रिगर्स होते हैं। अब आते हैं हम एक्शन पे। एक्शन होता है जो आगे का काम आप करना चाहते हैं अपनी ऑटोमेशन में। ट्रिगर तो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन आगे आप क्या क्या कराना चाहते हैं। तो मेरे एग्जांपल में जैसे मैं चाहता था कि हबस्पॉट में डेटा चला जाए, तो ऐड डेटा टू हबस्पॉट इज़ एन एक्शन। कि हबस्पॉट का मैं इस्तेमाल करूं, उसकी एपीआई का इस्तेमाल करूं और वहाँ पे डेटा भेज दूं। तो पहला एक्शन हुआ, डेटा हबस्पॉट में ऐड हो गया। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि स्लैक में भी मैसेज आ जाए, तो वो भी एक एक्शन है। फिर मैं चाहता हूँ गूगल शीट में डेटा फीड हो जाए, तो वो भी एक एक्शन है। तो ट्रिगर एक होता है, लेकिन एक्शन कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो सिंगल एक्शन वर्कफ्लो भी बना सकते हैं या फिर मल्टी एक्शन वर्कफ्लो भी बना सकते हैं, जहां एक के बाद एक काम हो सकते हैं या फिर साथ साथ भी काम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक सीरीज में ही होगा कि पहला जब खत्म होगा तब दूसरा। आप पैरेलली भी रन कर सकते हैं टास्क को। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जो है फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और डेटा मैनिपुलेशन। एक एक करके समझते हैं। तो पहला है फिल्टरिंग। जैसा हम नाम से समझ सकते हैं, फिल्टरिंग का मतलब डेटा को फिल्टर करना। कि हो सकता है आपका जब ट्रिगर पुल हुआ, जब वर्कफ्लो स्टार्ट हुआ, तो कुछ बहुत सारा डेटा आ गया, लेकिन मुझे सारा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसको मैं फ़िल्टर कर लूँ कुछ बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फॉर्म भरा और वहाँ पे एक फ़ील्ड है जो कि रियल में मेरी वेबसाइट में फ़ील्ड है कि आपका बजट क्या है। तो वहाँ पे लोग डॉलर्स में बजट लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जो $10,000 से नीचे का हो, मैं उसको नहीं देखना चाहता। उस लीड से मैं बात नहीं करूँगा। डायरेक्टली मैं चाहता हूँ कोई ईमेल चले जाए कि आई एम सॉरी, आई कांट वर्क विद यू। तो मैं उस डेटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ इस बेसिस पे कि क्या वो बजट $10,000 से ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ यूज़ होता है फ़िल्टर। इसको भी हम समझेंगे, करके देखेंगे, यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है बहुत सिंपल कि एक सीरीज ऑफ डेटा है। आपके पास कई सारा डेटा आ रहा है, तो आपको पहली कौन सी चीज़ देखनी है, बाद में कौन सी चीज़ देखनी है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक क्लासरूम का डेटा आ रहा है कि वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि जो सबसे कम उम्र का स्टूडेंट है वो पहले आए मेरे पास डेटा, और सबसे ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट का डेटा बाद में आए। या फिर जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं मैं उनको पहले देखना चाहता हूँ, जिनके सबसे कम मार्क्स हैं उनको बाद में। तो हम सॉर्टिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है। तीसरा हो गया डेटा मैनिपुलेशन, कि जो डेटा आ रहा है मैं उसको चेंज कर दूं। कुछ भी रीज़न हो सकता है डेटा क्लीन करने के लिए। तो अगर मैं डेटा को चेंज करता हूं तो उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन, जहां पे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है कि लेट्स से मैंने एक फील्ड भराई फुल नेम, वहां से मुझे फुल नेम मिल गया, बट अब मुझे अपने यहाँ पे स्टोर करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग। तो मुझे फुल नेम को ब्रेक करना पड़ेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। इसको मैं कई तरीकों से कर सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको करने का, उसे कहेंगे डेटा मैनिपुलेशन, कि मैं फर्स्ट नेम अलग कर दूंगा, लास्ट नेम अलग कर दूंगा। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। सो ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। तो हमने सीखा फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, डेटा मैनिपुलेशन। वेलकम टू दी N8N सीरीज। इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि N8N जो एक ऑटोमेशन टूल है उसको यूज़ कैसे करते हैं, और बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं हम। इस वीडियो में N8N का UI है, हम उसको समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ ऑटोमेशन के बारे में बात की थी, अब हम N8N के अंदर डीप डाइव करेंगे।